Welcome to my tutorial home. Easy to understand. आज मैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करूँगी. सो कीप लिसनिंग. ओके. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. मैंने बताया है, इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया अच्छे से, आपको समझ में आया होगा. अब लिखा है प्रोटीन फूड्स. फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स को बताया जाता है ना कि वो एनर्जी गिविंग फूड है, सिमिलरली प्रोटीन्स को बताया जाता है, बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्योंकि मैंने बताया है कि वो प्रोटीन्स जो है सेल डिवीज़न में हेल्प करता है और बॉडी को रिपेयर करता है. कहीं कुछ इंजरी हो गया तो उसका काम क्या हुआ, उसका मेन तो काम क्या हुआ कि बॉडी को बिल्ड करता है. अगर प्रोटीन नहीं रहे, बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी का क्या होगा, बिल्डिंग प्रॉपर वे में नहीं होगा, मतलब सेल डिवीज़न सही नहीं होगा. तो देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शन है, फैट्स का जो फंक्शन है, प्रोटीन का भी जो भी फंक्शन है, वो है तो वो सारा अपना फंक्शन करते हैं. अगर नहीं है तो, अगर कम है तो वो सारा फंक्शंस में प्रॉब्लम आएगा, उसमें लैकेज आएंगे, है ना. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. अच्छा, विटामिन के पहले सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, प्लांट बेस्ड फैट, एनिमल बेस्ड फैट्स. अच्छा, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, राइस हमने टेस्ट किया था ना. तो अगर पोटैटो में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट मिले होंगे, दैट मीन्स पोटैटो इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सिमिलरली देयर आर मेनी फूड आइटम्स लाइक वीट, है ना, वीट और राइस, बाजरा, पपाया, शुगर केन, मेलन, मैंगो, मेज़, ये इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे मात्रा में मिलते हैं, अच्छे क्वांटिटीज़ में मिलते हैं. और आप थोड़ा गौर करोगे तो ये समझ में आएगा कि देखना, ये सारा थोड़ा सा स्वीटेंड फूड है, मतलब हल्का मीठा होता है. कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक उसका एक तो प्रॉपर्टी होता है कि वो थोड़ा मीठा होता है. वो बताता है कि उसमें स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है. खैर, वे तो मैंने ऐसे एडिशन में बताया आपको. अच्छा, और भी है, जैसे कि और भी क्या है. अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोर्सेस ऑफ फैट्स, टू टाइप्स ऑफ, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. प्लांट सोर्स में क्या है, प्लांट सोर्स में आता है जैसे कि कोकोनट ऑयल. मैंने आपको बताया था ना कि ऑयल, मैक्सिमम जो भी ऑयल होता है उनमें फैट्स काफ़ी अमाउंट में होता है. जैसे कि आप सनफ्लावर का जो सीड है, हाँ, या फिर कोई नट्स है, तो वो सोयाबीन सीड है, इन सब में ऑयल बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे क्वांटिटीज़ में मिलते हैं. सीसम सीड जिसको कहते हैं तिल, हाँ, तो तिल में भी अच्छा खासा अमाउंट में आपको ऑयल मिल जाता है. तो ये सारे क्या हुआ, प्लांट बेस्ड ऑयल है. प्लांट बेस्ड ऑयल हम लोग तो खाते ही है घर पे. आप घर में जो भी ऑयल होगा अपने पेरेंट्स से पूछना, या फिर उस बॉटल में देखना कि वो क्या चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया गया है. सनफ्लावर का सीड से जो ऑयल निकलता है वो प्रोसेस करके ही आता है, पर उसमें मेंशन रहता है हर बॉटल में ये क्या चीज़ का सीड से बना हुआ है, कौन सा सीड से निकाला गया है, सनफ्लावर का है कि कोकोनट. तो आप जानते हो कोकोनट का ऑयल है. फिर सोयाबीन का सीड होता है, उससे ऑयल होता है. जो पीनट है उसका भी ऑयल निकलता है. उसी तरह तो ये सारे ऑयल में फैट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फैट है. उसी तरह एनिमल का जो सोर्स रहता है जिससे निकलता है आपका फैट मिलता है, वो होता है जैसे कि मीट, है ना. मीट में काफ़ी अमाउंट ऑफ फैट रहता है. इसके बाद आपको मिलेगा लीवर ऑयल होता है, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल. कॉड लिवर ऑयल में भी काफ़ी अमाउंट ऑफ आपको मिलेगा ऑयल. बटर है. बटर क्या है, बटर भी वो भी एक तो सोर्स है ना, वो एनिमल से ही आता है.
और उसके बाद क्रीम है जो उसमें भी काफ़ी अमाउंट ऑफ फैट है, फिर ऑयल रहता है। कॉड लीवर ऑयल मीन्स जो सी फिश होता है ना, उनके लीवर में बहुत अमाउंट ऑफ ऑयल रहता है और वो ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ए अच्छा बहुत, उसमें तो ऑयल भी रहता है, फैट भी मिला और उसके साथ साथ विटामिन ए भी बहुत उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। वो बहुत अच्छा होता है खाना, कोई भी एनिमल्स का लीवर बहुत अच्छा होता है खाना। घी है, घी भी अच्छा सोर्स ऑफ ऑयल है। ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत मिलेंगे, आप उसको नोट करना अच्छी तरह से, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप अभी अभी लर्न कर लोगे तो ये आपको बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, अच्छा देन इधर दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन क्या क्या मिलता है, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्यों बोला जाता है वो भी मैंने बताया। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि ये प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, हमें प्लांट से भी मिलता है, कुछ कुछ प्लांट्स में प्रोटीन रहता है, सभी तो एसेंशियल न्यूट्रिशंस है। अब मुझे तो ये तो पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलता है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि पल्सेस है, जैसे कि मूंग दाल हम लोग खाते हैं, हमारे किचन में हमेशा मूंग का दाल है। ग्राम मतलब चना दाल बोलते हैं उसको, है ना, चना या फिर चना का दाल, तुअर दाल, बीन्स, या फिर जो हम लोग पी खाते हैं ना, मटर। तो मटर में भी काफ़ी अमाउंट ऑफ क्या रहता है, जो भी बीन्स टाइप का जो भी दाल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको प्रोटीन रहता है। ये सारा हो गया क्या, ये सारा हो गया प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन प्लांट। अच्छा अब है कि जो एनिमल्स का जो सोर्स है वो जहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है, जैसे कि पहले मेरे दिमाग में आएगा आप सबके एग का जो वाइट पार्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। बट एग का जो योक है, जो येलो पार्ट है, उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, वो बहुत रिच सोर्स ऑफ वो फैट है। एग का तो ऐसे हम लोग बता देते हैं कि बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट ये दिमाग में रखना उसका जो योक है उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ही कम रहता है, उसमें फैट रहता है। तो अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप एग का वाइट पार्ट खाओ, ठीक है। येलो पार्ट में योक में क्या होता है कि फ़ैट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। मिल्क अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पनीर है वो भी तो पनीर मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है। फ़िश है, मीट है, ऑल आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दे ऑल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, है ना, दे आर कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया सोर्सेस को तो हमारे तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा हम लोग देखते रहते हैं, और उसके साथ साथ अब आप लोग बड़े हो रहे हो तो उस दिमाग में भी रखो कि अच्छा इसमें ये मिलता है, उससे ये हमें पाते हैं, तो आप उससे तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा लर्न करना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको नोट करते रहना है तो। अच्छा विटामिन हेल्प्स, अब हो गया, मैंने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वो क्या होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या है, ठीक है। इवन हम लोगों ने उनका टेस्टिंग भी कर लिया कि किस में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स तो बस इतने ही नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और कुछ फाइबर होता है, डाइटरी फाइबर, वाटर, सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो अभी विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स क्या है, लिखा है विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब हमारे बॉडी है, किसी का भी, कोई भी एनिमल्स का जो बॉडी है उसमें तो डिजीज़ हो ही सकता है ना, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, और जिसका इम्यूनिटी कम रहता है, मतलब जिसको उस बीमारी से लड़ने का जो पावर कम रहता है, वो ज़्यादा जल्दी अफेक्टेड होते हैं। तो उसमें हमारे बॉडी में विटामिन्स का बहुत ज़रूरत होता है। विटामिन्स अगर बॉडी में आपको प्रॉपर अमाउंट में है तो आपका इम्यूनिटी अच्छा है और आप उस डिजीज़ से अच्छे से लड़ पाओगे। दैट मीन्स अगर विटामिन्स का इंटेक हमारे अंदर अच्छा है तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। तो
ये विटामिन्स का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, वो फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हेल्प करता है। मतलब विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। मतलब अगर आपका बॉडी में अगर कोई डिजीज़ नहीं है, आपका इम्यूनिटी अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपके आईज, बोन्स, टीथ, गम्स ये सारे हेल्दी रहेंगे। तो इन सबको हेल्दी करने के लिए कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन्स। अच्छा, विटामिन्स मतलब इसमें बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना, विटामिन ई एंड के। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ऐसे विटामिन्स के बहुत सारे नाम हैं और विटामिन्स के बहुत सारे फंक्शन हैं। सब पढ़ना होगा, धीरे धीरे लर्न भी करना होगा। इनको लर्न करने के लिए आपको लिखकर, लर्न करने के बाद फिर लिखना होगा, फिर उसको बढ़िया से फिर से रीड करके फिर लिखना होगा, चार्ट बनाना होगा, तभी वो लर्न होता है। और फिर एक बार जब लर्न हो गया तो फिर आपको वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पर आपको लर्न करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है लर्न करने का, मैं बताऊँगी। अच्छा, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ऐसा नहीं कि विटामिन्स मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, बट चाहिए, एसेंशियल है, बट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अभी तो आप लोग क्लास 6 में हो, तो आपको इतना पता होगा कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में विटामिन्स रहते हैं ना। तो हमें कितना फ्रूट्स खाते हैं हम लोग? तो बहुत एक थाली ऐसे नहीं खाते ना, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, पर खाना ज़रूरी है। बहुत अमाउंट में नहीं खा सकते हम लोग, और ज़रूरत भी नहीं है। तो क्योंकि विटामिन्स हमें ज़रूरत का है, बहुत ज़रूरत का, वो ज़रूरी है हमारे लिए, बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ठीक है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है? हमारे आइज़ एंड स्किन को हेल्दी रखता है ना। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी में, हमारे अंदर विटामिन ए का अगर कमी होता है, लैकेज होता है, दैट मीन्स वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी नहीं रखेगा, या फिर हमारे की स्किन एंड आइज़ अनहेल्दी हो जाएंगे, है ना। वाइस वर्सा ऐसा भी सोचना है ना कि विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। व्हाट डज विटामिन डू व्हेन इट हैज़ लैकेजेस? अगर इसका लैकेज होता है तो क्या होगा? तो स्किन एंड आइज़ अनहेल्दी हो जाएंगे, आइज़ में प्रॉब्लम आएंगे, स्किन में रैशेस आएंगे, स्किन में इचिंग होगा, मतलब स्किन हेल्दी नहीं रहेगा। ऐसे सोचना भी है वो पढ़ते वक्त। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। तो विटामिन सी रहने से क्या होता है? आपको बॉडी में डिजीज़ से लड़ता है। विटामिन सी स्किन को या फिर कोई भी इंजरी को बहुत अच्छा से हील करता है। जैसे मान लो आपको कट हो गया, या फिर किसी को छोटा सा सर्जरी हुआ, कुछ कट करके सर्जरी वगैरह हुआ, तो उस टाइम डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप विटामिन सी खाओ, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाओ, आपको जो वो कट है, जो इंजरी है, बहुत जल्दी हील होगा। इसका मतलब है विटामिन सी अगर आप कम लेते हो, या फिर आपके अंदर विटामिन सी का कमी है, तो आपके इंजरीज जल्दी रिपेयर नहीं होंगे। तो हमेशा ऐसे सोचना कि ये अगर उसका फंक्शन ये है उसके रहने से, तो वो नहीं रहेगा या फिर कम होगा, तो फिर मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे कि विटामिन सी क्या हेल्प करता है, विटामिन सी के रहने से क्या आपको हेल्पफुल होगा, और नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। अच्छा, तो हो गया ये विटामिन सी का फंक्शन, है ना। अच्छा, फिर विटामिन डी का फंक्शन क्या है? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से हमारे बॉडी में कैल्शियम बनता है ना, और वो बोन्स एंड टीथ का बहुत मेजर पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो विटामिन डी के वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम बनता है, और वो बोन एंड टीथ्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो दैट मीन्स विटामिन डी अगर लैकेज हो गया, विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया, तो ऑब्वियसली में हमारे बोन्स एंड टीथ वीक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम, इसीलिए मैंने बोला था ना कि हर लाइन को थॉरोली पढ़ो, समझो एंड उससे क्वेश्चन बनाओ, क्रिएट करो। उसका आंसर वहीं पर छुपे रहते हैं। कोई भी लाइन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसका पहले आंसर दिखता है, फिर उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो यही है एनसीईआरटी का ये बेसिक चीज़ कि आपको चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ो जितना हो सके। जब भी आप चैप्टर
खोलो, एक बार उसको रीड करो, देन क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व करना है टीचर्स का, स्कूल का क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का क्वेश्चंस, और चैप्टर को एकदम फिंगर रख के लाइन, हर लाइन को अच्छे से पढ़ो। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ओके, वो बहुत फ्रूटफुल होता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर नोन एज आर शोन इन फिगर 1.6। जो फ्रूट्स में जो तरह तरह के जो भी विटामिन है वो फिगर में दिखाया गया है 1.6 एंड 1.9 फिगर में। अच्छा, क्या है? अच्छा, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अच्छा, मैंने अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि विटामिन भी स्मॉल अमाउंट चाहिए, सेम मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिया हुआ है, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। ये कौन सा सोर्स है? जैसे कि कैरेट है, मैंगो है, पपाया है, और फिश ऑयल है, मिल्क है। इन सब में क्या मिलता है? मैंने बताया था ना, कॉड लिवर ऑयल, इसको फिश ऑयल भी कहते हैं। ये हाई सोर्स ऑफ विटामिन ए है। इसमें ऑयल है, ये फैट भी है, बट विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से हमारे स्किन और मैंने पढ़ा था ना, अभी हमने बताया था ना, स्किन और आइज़ अच्छे होते हैं। तो आइज़ के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा था। आइज़ का अगर आई साइट बड़ा अच्छा रखना है तो विटामिन ए का इंटेक करना है। और विटामिन किस में मिलते हैं? कॉड लिवर ऑयल या फिश ऑयल बोल सकते हैं, मिल्क में। और कौन सा फ्रूट्स में? देखो, पपाया है, कैरेट है, मैंगो है। अब बता सकते हो इनमें कॉमन क्या है? ये 3 जो वेजिटेबल और फ्रूट जो भी दिया हुआ है, इसमें कॉमन कुछ आपको दिख रहा है? हाँ है, इसमें कॉमन है कि ये तीनों का कलर देखो सिमिलर है, ऑलमोस्ट येलो ऑरेंज, ऐसा है ना कलर। तो येलो फ्रूट्स या फिर येलो वेजिटेबल्स हमेशा विटामिन ए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है वो। तो ऐसे हम लोग बचपन से भी देखे हैं कि घरों में अगर हमारी बुजुर्ग दादी है, नानी है, इनका जब आइज़ का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था ना, तो डॉक्टर बोलते थे आप येलो फ्रूट्स खाना। येलो फ्रूट्स जैसे आप येलो वेजिटेबल्स जो भी है, जैसे कैरेट है, पपाया है, मैंगो है, ऑरेंज है, वो येलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में विटामिन ए का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। और विटामिन ए आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा बात बताया आपको। ऐसे ऐसे करके ना याद रखते हैं, छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अब विटामिन बी का सोर्स दिया हुआ है। ये क्या है? विटामिन बी वीट है ना। विटामिन बी कहाँ मिलता है? वीट में और राइस में और लीवर में। देखो, लीवर मतलब जैसे कि मीट में लीवर आता है ना, चिकन में, पोल्ट्री प्रोडक्ट में भी आता है, फिश का लीवर होता है। तो लीवर खाना अच्छा होता है, उसमें देखो विटामिन ए भी रहता है और विटामिन B12 भी रहता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। कुछ कुछ सिर्फ पिक्चर देखकर लर्न करने से तो नहीं होता ना, कुछ हमको लॉजिक उसमें लगाना पड़ेगा ताकि मुझे याद रहे। कुछ तो उसका टिप्स होना चाहिए ना, ताकि वो ब्रेन में स्टक हो जाए। अच्छा देखो, विटामिन सी में देखो क्या क्या है। विटामिन सी में देखिए आप, यहाँ पर है गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन है, आंवला है ना, इंडियन गूसबेरी जिसको कहते हैं, टोमेटो है, ऑरेंज है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ये सारे में क्या होता है? विटामिन सी। और तो इसमें एक कॉमन वर्ड बताती हूँ मैं, याद रखना। विटामिन सी ऑलवेज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन साइट्रस फ्रूट। एनी टाइप ऑफ साइट्रस फ्रूट कंटेन्स लॉट्स अमाउंट ऑफ विटामिन सी। कोई भी खट्टा फल जो होता है, खट्टा तो फल ही होता है, सब्जी तो नॉर्मली नहीं होता। टोमेटो होता है, टोमेटोज़ में थोड़ा खट्टापन रहता है। तो मैक्सिमम जो भी खट्टा फल है, ग्रेप्स हुआ, ऑरेंजेस हुआ, लेमन हुआ, इंडियन गूसबेरी तो खट्टा होता ही है, आंवला, इन सब में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। तो साइट्रस फ्रूट खाना बहुत अच्छा होता है। साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी एंटी एजिंग भी होता है। एंटी एजिंग मीन्स क्या होता है ना, स्किन में ग्लो बना के रखता है। तो अभी तो क्या है कि सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। अब बच्चे हो, इसको याद रखना। ठीक है, ये हो गया। एंड देन अब सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, मैंने बताया था ना, विटामिन डी क्या काम में आता है? विटामिन डी का फंक्शन क्या है? ये बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, क्योंकि विटामिन डी से कैल्शियम जनरेट होता है बॉडी में।
तो विटामिन डी का इंटेक करने से हमारे कैल्शियम मतलब बोन्स, टीथ, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इसमें पाते हैं हम लोग, वो बटर में, मिल्क में, देखो अगेन लीवर में है वो, है ना, अगेन लीवर में है, फिर फिश है में पाते हैं, एग में पाते हैं। ऐसे आपको एक चार्ट बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा। चार्ट बनाकर आप उसको याद करना, क्योंकि उनको तो आपको याद भी रखना है जैसे भी हो। कुछ कुछ लॉजिक मैंने बताया, टिप्स बताया, जैसे साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, येलो फ्रूट्स में विटामिन ए होता है ना। तो आप ये सब चीज़ को दिमाग में रखना, ऐसे नहीं कि बस लर्न करते गए और फिर भूल भी गए, नहीं, लर्न ऐसे करना है ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। इसके आगे का बताया हुआ है, अच्छा देखो, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे बॉडी में सनलाइट का आना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारा बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी को बनाता है, ठीक है। तो सनलाइट में एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने बॉडी में धूप लीजिए, धूप सेकिए, और अर्ली मॉर्निंग का धूप में ज़्यादा विटामिन डी मिलता है, उससे विटामिन डी बॉडी बनाता है। वो विटामिन डी पाता वहाँ से मिलता नहीं, हमारा बॉडी प्रिपेयर करता है, जनरेट करता है, पर उसके लिए उसको सनलाइट चाहिए, और वो अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप दोपहर को जो उस टाइम आप अगर लेते हो ना, दोपहर को 2 बजे 12 बजे धूप, तो वो क्या होता है, थोड़ा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होता है। इसलिए आप मॉर्निंग का सनलाइट आप जितना हो सके अपने बॉडी में लेना चाहिए, और एक्सपोजर होना चाहिए बॉडी में। ऐसा नहीं कि आप कपड़ा पहन लिए फुल स्लीव्स और धूप में गए, नहीं, आपका बॉडी खुला होना चाहिए ताकि वो आपका स्किन वो सनलाइट से विटामिन डी प्रिपेयर करे। नाउअडेज क्या होता है, नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल। विटामिन डी लोग लेट उठते हैं, बच्चे, सभी बच्चे बूढ़े, अभी तो लेट सोना लेट उठना ऐसा ट्रेंड हो गया। अर्ली जो लोग उठते हैं, सुबह का सनलाइट पाते हैं, तो उनका विटामिन डी का बॉडी में प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है। तो फिर अलग से उनको विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है, टैबलेट, उससे तो प्रॉब्लम आता है ना डेफिशिएंसी हो जाने से। तो फिर क्या होता है कि उनको अगला से सप्लीमेंट लेना पड़ता है। बट या अगर जो होता है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, वो तो भूल ही गए हैं लोग ना, फिर उसको फिर से अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ में, उसको फिर से लाना होगा। उससे क्या होगा, आप जब सुबह उठोगे तो ऑब्वियसली आपको सनलाइट, अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट आपके बॉडी में मिलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बॉडी में विटामिन डी का जो भी है पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये छोटी सी बात मैंने बताया आपको कि ऐसे विटामिन डी के लिए हम सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद है, अच्छा अब यहाँ पर बताया गया था कि हाँ, मिनरल्स आर नीडेड। अच्छा, विटामिन का काम हो गया, देखो वहाँ पर ये भी बता दिए विटामिन कितना चाहिए वो बता दिए। मिनरल का बात है कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। देखो मिनरल्स का बारी आ रहा है, मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। देखो ग्रोथ के लिए भी फिर मिनरल्स का ज़रूरत है। अच्छा, मिनरल वर्ड आप लोग को पता है मिनरल क्या है? मिनरल वर्ड कुछ फैमिलियर है, कुछ जानते हो मिनरल्स के बारे में? ऐसा वर्ड कुछ है, ऐसा तो नहीं बस लर्न कर लिए कहाँ मिनरल विटामिन। मिनरल एक ऐसा नाम है, मैं बताती हूँ, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। अच्छा ओके, मैं कहाँ पर थी, मिनरल्स। हाँ, मिनरल एक वर्ड ऐसा है, इसको थोड़ा सा आप जानो। मिनरल जैसे हम लोग तो अभी तो बड़े हो गए, तो मिनरल से हमारे दिमाग में आता है कि मिनरल मीन्स जो मिट्टी में मिलता है, मिट्टी धरती के अंदर से पाया जाता है, दैट आर रिलेटेड टू मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब ही ऐसा होता है, वो पेड़ पे उगने का चीज़ नहीं है, वो पका कर खाने का चीज़ नहीं है, वो धरती से जुड़ा हुआ चीज़ है, अर्थ से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो जैसे अर्थ में रहता है ना, आयरन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, बहुत कुछ होता है, दैट ऑल आर मिनरल्स। उसमें कुछ एसेंशियल मिनरल्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारे बॉडी में चाहिए। अब तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो धरती में ही, मिट्टी में ही उगते हैं, तो उनके अंदर भी वो मिनरल्स जाते हैं। हमारे अंदर भी मिनरल्स रहते हैं, एनिमल्स में भी मिनरल्स रहते हैं।
तो मिनरल्स मेनली मिनरल्स अगर कोई कुछ दिमाग में अगर आता है किसी का तो वो एक आना चाहिए कि मिनरल्स मतलब अर्थ से वो रिलेटेड होना है। हाँ, तो जैसे सल्फ़र है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऐसे ऐसे बहुत सारा मिनरल्स होते हैं। तो मैं एक छोटा बात बताई आपको मिनरल का बेसिक उसका रिलेशन कहाँ से है ना? चलो, तो ऐसे जैसे विटामिन्स स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए, मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज एसेंशियल, है ना? ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। वो भी बॉडी को ग्रोथ के लिए मिनरल्स ज़रूरी होता है, गुड हेल्थ के लिए। सम सोर्सेस ऑफ Some sources of different minerals are shown in figure 1.10। अच्छा, फिगर 1.10 में क्या है कि सोर्सेस ऑफ मिनरल्स को बताया गया है। देखो यहाँ पर 1.10 जो टेबल है इसमें दिया हुआ है, क्या है इसमें दिया हुआ है कि सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, मैंने बताया था ना फास्फोरस एक मिनरल है ना? आयरन एक मिनरल है। तो फास्फोरस कहाँ पाए जाते हैं? केले में, दूध में, फिर ये शायद कुछ ग्रेन है, चिली है, ये शायद फेनुग्रीक है, मेथी दाना कहते हैं ना, ये राइस है या फिर वीट हो सकता है, आई थिंक वीट एंड राइस है। सोर्सेस ऑफ आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन बहुत ही अच्छा अमाउंट में मिलता है। और बनाना है ना, रॉ बनाना में अच्छा आयरन मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सही, एप्पल में आयरन मिलता है। अच्छा, और एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ, जिस भी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है उन्हें हम ऐसे भी खासकर फ्रूट्स को हम लोग बता पाएंगे देख कर या फिर कट करके कि इनमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। कैसे? छोटी सी बात बताती हूँ। आयरन क्या होता है? बेसिकली लोहा बोलते हैं ना आयरन, वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप का उसका एक प्रॉपर्टी होता है ना, ब्लैकिश, वो एक उसका कलर आता है। तो देखना एप्पल को अगर हम लोग कट करके रख देते हैं थोड़ी देर बाद उसमें एक रेडिशनेस आ जाता है या फिर ब्लैकिशनेस आ जाता है, ये बताता है कि उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। बनाना, रॉ बनाना भी वैसे ही होता है। रॉ बनाना होता है कि बनाना का जो स्टेम होता है ना वो अगर कट जाए, उसका जूस अगर आपके कपड़े में या फिर हाथों में अगर लग जाए तो एक रेडिशनेस, एक ब्लैकिशनेस, एक पैच छोड़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स ये बताते हैं इनका प्रॉपर्टी कि ये इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। मैं ये छोटी छोटी बात आपको बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये आयरन इसमें ज़्यादा है। हाँ, एप्पल में आयरन ज़्यादा है क्योंकि देखो ये ऐसे ऐसे इसमें प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो आयरन भी एक क्या है? आयरन भी एक मिनरल है। अच्छा, फिर अदर मिनरल क्या है? सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, मैंने बताया था ना कैल्शियम भी एक मिनरल है। ये वाइट प्रॉपर्टी वाला चीज़ है, ये वाइट कलर का होता है कैल्शियम। जैसे कि लाइम होता है ना, लाइम में बहुत ज़्यादा, लाइम कहाँ मिलता है? लाइम अर्थ में मिलता है। अर्थ का माइनिंग अगर करें तो लाइमस्टोन मिलता है, और लाइमस्टोन में कैल्शियम को बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइमस्टोन खा लेंगे तो वो हमारे अंदर में कैल्शियम का वो पूरा हो जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी रिलेटेड है टू अर्थ है। वो कैल्शियम कहाँ पर मिलता है? कैल्शियम मिलेगा हमको, अब फूड आइटम क्या है कैल्शियम का? मिल्क और एग्स, ठीक है? अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। अच्छा, अब क्या लिखा है? मोस्ट फूड आइटम्स मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। मैंने ये बात बताया था ना आपको कि एक कोई जो फूड आइटम है उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स इट कैन हैव, एक से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स रह सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observations in table 1.2. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other, है ना? मैंने ये बताया था ना मोर और लेस, मतलब जैसे कि राइस है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहेगा ऐसी नहीं है, उसमें कुछ और भी रह सकता है। जैसे देखो बताया हुआ, फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है
दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं बट वो लेस अमाउंट में रहता है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि क्या एक एक फूड आइटम में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स रहते हैं? नहीं, वन फूड आइटम कैन हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। Thus we say that rice is carbohydrate rich source of food. हाँ, राइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड्स। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट ज़्यादा है अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में। ठीक है, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत वर्ड है, इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मैं बताती हूँ। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, ये जो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो भी मैंने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, इनके अलावा भी कुछ और भी चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफीज। कुछ वर्ड्स कुछ नया नया लग रहा है सुनने में, बट इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? रफीज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफीज जो है मेनली प्लांट से ही आते हैं। रफीज मीन्स दिस इज़ अ फाइबर कंटेंट। ओके, इसमें क्या होता है? फाइबर होता है। मतलब फाइबर ऐसा चीज़ है जो कि हमारे खाने को बल्क देता है, मतलब उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है, वो रफेज है। तो कैसे होता है? जैसे होल ग्रेन्स है, पल्सेस है, पोटैटोज़ है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब में रफेज होता है। माने इन सब में क्या होता है? फाइबर होता है। फाइबर का मतलब होता है कि जो खाने में जैसे होता है रेशा कहते हैं ना, जिसमें धागा जैसा रहता है फ्रूट्स में, आपको दिखेगा नहीं बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। जैसे पील्स होता है, जैसे कोई सब्जी का जो छिलका होता है वो फेंकना नहीं चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है, वही रफेज का काम करता है। जैसे आप राइस होता है ना, तो राइस के ऊपर एक हल्का सा उसका एक पील रहता है, उसको तो पील ऑफ क्या कर दिया जाता है। वो जो छिलका है अगर हम लोग वैसे खाते हैं ना, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा रेशा या फिर फाइबर बोलते हैं, वो हमारे अंदर जाता है, जो कि खाने को बल्क देता है। अगर आप जो गेहूं है, व्हीट है ना, आप व्हीट का ग्रेन लेकर आना, व्हीट का ग्रेन में देखना येलो कलर का ऊपर एक हल्का सा उसका छिलका रहता है। हमको वैसे ही उसको ग्राइंड करके उसका आटा बनाकर चपाती खाना चाहिए, ना कि उस छिलका को छील दो तो फिर वो मैदा हो जाता है, फिर उसमें कोई भी ज़रा सा भी उसमें फाइबर नहीं रहेगा और फिर वो हो गया मैदा। आप उसको खा रहे हो बट वो आपको डाइजेस्ट जब होगा इंटेस्टाइन में जाकर वो स्टिकी हो जाता है, इंटेस्टाइन में चिपकता है, इंटेस्टाइन में उससे पास होने में बहुत टाइम लगता है। पर उसके संग अगर थोड़ा सा फाइबर जाता ना, तो कुछ फ्रूट्स जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ वेजिटेबल जिसमें फाइबर ज़्यादा रहते हैं, वो भी हमें साथ में खाना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में ना 9 मीटर का इंटेस्टाइन होता है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को धीरे धीरे उसमें से पास करना होता है, धीरे धीरे पास होता है उसमें से बॉडी का। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पढ़ोगे तो ये दोनों रिलेट कर पाओगे मेरी बातों को। तो फिर वो क्या होता है ना, खाना जब 9 मीटर का जो इंटेस्टाइन से पास होता है, उस दौरान उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो दिखता नहीं है आपको। इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या है, जो आपका खाना डाइजेस्ट प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में समझ में आएगा। तो अगर खाने को ठीक से डाइजेस्ट करना है एंड अनडाइजेस्टेड फूड को जो हमारे बॉडी से निकल जाता है ना, पेट साफ होता है स्टूल के थ्रू, वो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है रफेज। रफेज के लिए फाइबर ज़रूरी होता है ना, इसको कहते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर मेनली प्लांट में पाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाई। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने क्या भी पढ़ा किसके बारे में? डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर का एक मेन फंक्शन आप याद रखना कि डाइटरी फाइबर हेल्प्स आवर बॉडी, डाइटरी फाइबर हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
एंड इट ऑल्सो गिव्स बल्क टू द फूड। ये 2 लाइन मैं तो क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दे दूँगी, उसमें बताया हुआ रहेगा, पर आप ये दिमाग में रखो कि डाइटरी फाइबर क्या करता है, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि अब वो उसका काम नहीं है बॉडी में, तो उसको तो हमारे बॉडी से निकल जाना है, इंटेस्टाइन से, फिर रेक्टम से, फिर वो निकल जाएगा। और वो निकलने में बहुत ही आसानी होता है अगर उसके साथ रफेज रहे, उस फूड के साथ। तो डाइटरी फाइबर क्या होता है, रफेज बनाता है और वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को एक बल्क देता है, वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर वो आसानी से बॉडी से निकल जाता है, क्योंकि वो तो एक वेस्ट मटेरियल है ना, अनडाइजेस्टेड फूड। अच्छा, डाइटरी फाइबर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर, है ना। अब डाइटरी फाइबर जितना ज़रूरी है, वाटर भी उतना ही ज़रूरी कंपोनेंट है। अच्छा, कैसे, देखो लिखा है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन throwing out it also helps in throwing out waste from body as urine and sweat. Water helps our body to absorb nutrients from food. इसका क्या मतलब है, वाटर हमारे बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो हम लोगों ने खाना खाया है ना, वो खाना क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो खाने का फ़ायदा क्या है। इसीलिए वो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब खाना, हमारे इंटेस्टाइन में खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें से जो कुछ जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो फिर वो खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स सारे चले जाते हैं। पर वो उसी के दौरान जब खाना जो स्टमक से जब इंटेस्टाइन में जाता है, वो ऑलमोस्ट पूरा डाइजेस्ट हो गया रहता है। अब डाइजेस्ट फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है, वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। वो बॉडी एब्जॉर्ब कर किसके थ्रू करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। पर वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ, वो तो हम लोगों ने सॉलिड खाया रहता है ना, राइस है, रोटी है, सब्जीज है, तो वो करी है, जो भी हम लोग खाते हैं तो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में रहता है, बहुत च्यू करते हैं, तो उसके संग हमारा जो सलीवा है, ये फिर जो एंजाइम है, वो सब मिक्स होता है। फिर भी ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में उतना नहीं रहता है, उसको और भी लिक्विफाई करना रहता है, जिसके लिए वाटर इनटेक चाहिए। तो आप जब भी खाना हम लोग खाते हैं ना, तो संग संग पानी पीना सही नहीं रहता है, उसके 1 to 2 आवर्स बाद आप पानी पियो। तो जब वाटर इनटेक होता है, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है, वो थोड़ा लिक्विफाई होता है, मतलब वो थोड़ा पतला हो जाता है। उससे क्या होता है, जो लिक्विफाई होने से उस वक्त जो ब्लड वेसल्स है, उसमें से बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो लिक्विफाई नहीं होता है, थोड़ा वो पतला नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो डाइजेस्टेड फूड है, बट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में ब्लड वेसल्स को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो खाना खाने के साथ साथ ही पानी नहीं पीना है, बट खाना खाने के थोड़ी देर बाद 1 to 2 आवर्स बाद पानी ज़रूर पीना चाहिए। उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में आसानी होता है, किसको, ब्लड वेसल्स को। ठीक है, तो क्या बोला है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, ये लाइन देखो, ये वाटर के फंक्शन है। और क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। हमारे बॉडी में से ना यूरिन एंड स्वेट भी निकलता है, तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। और देखो, ये स्वेट कहाँ से निकलता है, हमारे स्किन के थ्रू। स्किन में ना बहुत सारे पोर्स रहते हैं, वो पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद जैसे रहते हैं, और देखना उसमें से छोटे छोटे हेयर भी निकले हुए रहते हैं। वो पोर्स में से क्या होता है, स्वेटिंग होता है, मतलब पानी निकलता है ना। सिर्फ पानी नहीं निकलता है, देखना उसका टेस्ट पानी जैसा थोड़ी रहता है, वो थोड़ा सा उसमें सॉल्ट रहता है, थोड़ा कुछ केमिकल्स रहता है। तो वो सॉल्ट और केमिकल क्या आता है ना, वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। तो वाटर क्या करता है, स्वेटिंग के थ्रू वो स्किन में से वो वाटर तो निकला, उसके साथ साथ कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी निकल गया। तो अगर वाटर का कमी रहेगा बॉडी में, अगर पानी का कमी रहेगा, तो वेस्ट मटेरियल भी जो स्वेट के थ्रू निकलता है, वो ठीक से निकल नहीं पाएगा। और सेम यूरिन में भी पानी का आप अगर से अच्छा से इंटेक करोगे, पानी बॉडी में प्रॉपर रहेगा, तो किडनी अच्छा से फिल्टर करता है। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, जो हमारे फूड है ना, जो
वो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड में गया वो फिल्टर होता है किडनी में। किडनी से फिल्टर होने के बाद उसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा रहा तो किडनी बहुत अच्छे से फिल्टर करते हैं, और किडनी के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो पानी का कितना वाइटल रोल है इसमें, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बोला है वह नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। जो हम लोग लिक्विड पीते हैं उसी से हम लोग ऑब्वियसली पानी मिलता है हमारे बॉडी में, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ये सारा लिक्विड है ना, इस लिक्विड फॉर्म में हम लोग इसको इनटेक करते हैं। अच्छा, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। हम लोग जो खाना पकाते हैं ना उसमें भी पानी डलता है। आप देखना किचन में पानी डालने से खाना कुक होता है, तो क्या होता है उस कुकड फूड में भी पानी गया। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। आप देखो और भी कुछ है जिसको खाने से हमारे बॉडी में पानी जा रहा है ना, क्या क्या हो सकता है वो एक्टिविटी 3 में ये बताया हुआ है। अच्छा, अभी उसको देखती हूँ। एक्टिविटी 3 है टेक ए टमाटो or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? जब भी घर में सब्जी को काटा जाता है, छीला जाता है या फिर ग्रेट किया जाता है, हाँ, या फिर मैश किया जाता है, तुम ऑब्ज़र्व करना क्या उसमें से थोड़ा पानी निकल रहा है, क्या वो भीग रहा है, तो समझ लो कि उसमें पानी है। वो अब वो खा रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स वो हमारे बॉडी में भी जा रहा है, तो पानी का इंटेक हो रहा है उसके थ्रू। या फिर जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना, घर में तो आते हैं हम लोग खाते हैं, उनमें भी पानी रहता है और वो हम लोग खाते हैं। तो ये सब खाना या फिर वेजिटेबल्स ये भी हमारे बॉडी में पानी का कंटेंट को बढ़ाते हैं। और वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक है। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. ये समझ में आया कि हम लोग जो भी फूड मटेरियल्स खाते हैं उसमें खुद भी बहुत सारा पानी रहता है। एक अमाउंट तक उसमें तो पानी रहता ही है जो हमको पता नहीं, पर उसमें पानी है और हम लोग उसको खा रहे हैं, तो और वो ऑटोमेटिक पानी हमारे बॉडी में जा रहा है। और ये और भी जो सब पानी का नीड है वो सब हम लोग जो खाना पकाते हैं उसके थ्रू भी हमारा। तो यहाँ पर ये बताया गया है एक्टिविटी 3 में कि हम हमारे बॉडी में कैसे कैसे पानी का इंटेक होता है। एक तो हम लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, चाय पीते हैं उसमें भी पानी रहता है, दूध पीते हैं उसमें भी पानी रहता है ना। तो वैसे गया, खाना खाए, कुक्ड फूड खाए तो उसमें भी पानी रहता है, वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स खाए तो भी उसमें पानी रहता है। दैट इज़ एक्टिविटी 3 ये बताता है कि किस किस तरीके से हमारे खाने का कौन से तरीके से हमारे बॉडी में पानी का इंटेक हम लोग कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक वो होता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ग्लास में पानी डाल कर पी रहे हो, वही आपका पानी का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। उसके अलावा भी आप जो भी खा रहे हो, ऐसे देखा जाए ना तो हमारे बॉडी में 70% पानी का रिक्वायरमेंट है और 30% हमारे बॉडी में सॉलिड चाहिए। मतलब हमारा बॉडी जैसे अर्थ है ना, अर्थ का 7 पार्ट है वाटर अर्थात 3 पार्ट है लैंड, उसी तरह हमारे बॉडी का सेम फंक्शन है। ये याद रखना, 70% वाटर इंटेक चाहिए हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में ना, हमारे शरीर में 70% वाटर मौजूद है अलग अलग फॉर्म में, और बाकी 30% सॉलिड फॉर्म में जो भी है। तो कितना एसेंशियल यह एलिमेंट है, कंपोनेंट है वाटर, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं ना, जल ही जीवन है। आप खाना खाओ या ना खाओ, पर पानी का आपको इंटेक हर रोज़ ज़रूरी है। अगर पानी आप नहीं ले पाओगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी में कमज़ोरी आ जाएगा। तो पानी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, आगे का है क्या, बैलेंस डाइट। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब ना ज़्यादा ना कम, कोई भी चीज़ ना ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा, जितना चाहिए जितने अमाउंट में चाहिए उसको कहते हैं बैलेंस। बैलेंस करके चलना कहते हैं ना हम लोग, बैलेंस करके चलो, या फिर
इसका मतलब होता है कि ना ज़्यादा करो ना कम करो। तो उसी तरह डाइट बैलेंस होता है, मतलब वो एक ऐसा खाना, ऐसा डाइट जो कि बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस होगा उस डाइट में? उस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हम लोग ने पढ़े हैं? सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर और वाटर वो भी है, बट मेनली जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे हैं। तो वो सब का जो भी आप खाना खा रहे हो उन सब का जो अमाउंट है, वो जो क्वांटिटी हो, वो राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। किस में? आपके डाइट में। जो आप जो भी खा रहे हैं पूरा दिन में, अब वो टोटल जो डाइट है उसमें आपको ये देखना है, या फिर आपको एक ऐसे मेज़रमेंट हो जाता है, वो बैलेंस डाइट पता चल जाता है और बताया हुआ भी रहता है कि ऐसे ऐसे आप खाओगे तो आपका जो प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट का जो राइट क्वांटिटी है वो आपको फुलफिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने ये बताया। लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी। जो भी हमारे बॉडी को खाना, जो हमारे बॉडी को खाना हम लोग खाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वो राइट क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई भी एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मैंने बताया था ना कि वो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के अलावा भी रफेज एंड वाटर भी बहुत ज़रूरी है। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखो यहाँ पर इसका एक अगर आता है कि बैलेंस डाइट का डेफिनेशन क्या है, तो आप इसको पूरा लिख सकते हो इस तरह से। ये पूरा एक अपने आप में अच्छा आंसर है किस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि जो सभी एज, जो भी एज के सब लोग हैं, सबको क्या एक ही तरह का खाना खाना ज़रूरी होता है? सबका डाइट क्या सही एक ही जैसा होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि बच्चे जो खाते हैं बड़ों को भी वही खाना चाहिए, मिडिल एज के जो है उनको भी वही डाइट लेना चाहिए? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do, जो हम लोग काम करते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमारा खाना भी क्या अलग अलग होना चाहिए। अब किसी का होता है कि वर्कआउट नहीं होता है, कोई होता है लेबर टाइप काम करते हैं ना बहुत, उनका डाइट क्या होना चाहिए। जो मान लो कंप्यूटर टेबल पर बैठकर सारा दिन काम करे तो उनका डाइट क्या होना चाहिए। मम्मी है वो घर में कितने काम करती है, घूमते फिरते इधर उधर ऊपर नीचे, बच्चों को पढ़ाना खिलाना, उनका डाइट क्या होना चाहिए। पापा का डाइट क्या होना चाहिए। आप जैसे बच्चे जो खेलते हैं बाहर अंदर और फिर स्कूल भी जाते हैं, उनका वर्कआउट अलग है। सबका डाइट क्या सही होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चंस का आंसर आप खुद भी सोच सकते हो कि जो एक बच्चा खाता है कि एक बूढ़ा वही खाता है, वही खाना ज़रूरी है। यही सब बताया गया यहाँ पर। अच्छा क्या है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। आप एक वीक में जो भी खाना खा रहे हो उसका एक चार्ट बनाओ। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन अ वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। अब चार्ट बनाओ, फिर उसमें देखो कि जो भी आप लोगों ने जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग मेंशन किए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, वो सब उनमें है कि नहीं। अच्छा ये सब क्या होता है, ऐसे आपको थोड़ा सा जानकारी बढ़ता है कि हम क्या खा रहे हैं और जो खा रहे हैं फूड वो कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है, उसमें जो मेरे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिला कि नहीं मिला। इसलिए ये सारा चीज़ आप करके सीख सकते हो कि खाना का किस अमाउंट में किस तरीके से खाना चाहिए। पल्सेस, ग्राउंड नट्स, अब देखो क्या बताया हुआ है। पल्सेस मतलब दाल, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम। फर्मेंटेड फूड मतलब किसी खाने को अगर थोड़े टाइम के लिए ऐसे रख दो ना एक्सपोजर में बाहर, तो वो फर्मेंट होता है, मतलब उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज है वो ग्रो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। फर्मेंटेड फूड भी खाना अच्छा होता है, गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। गट्स मीन्स हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए। तो साउथ इंडियन जो डिशेज होता है ना वो ज़्यादातर फर्मेंट करके ही बनाया जाता है, जैसे इडली है, डोसा है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ
फ्लावर्स मतलब जैसे कि आप व्हीट का फ्लावर होता है ना जिसको आटा कहते हैं, उसी तरह ना आपका कॉर्न का फ्लावर होता है, ऐसे बाजरा का फ्लावर होता है, सब चीज़ का आटा मिलता है जिसको मिक्स करके हम लोग खाते हैं, जिसको मीसी रोटी बनता है, थेपला बनता है। देखो कैसे कैसे खाने के कितने सारे फॉर्म हैं। अब इतना तो खाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, घर में पकाना पड़ेगा। ठीक है, तो मीसी रोटी थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल मतलब राइस, व्हीट, बाजरा, कॉर्न, और पल्सेस में क्या आता है, मूंग, मसूर, ग्राम, है ना, ये सब, तुअर दाल। अच्छा, तो ये सब मिलाकर क्या होता है, ये सब का जो फ्लावर्स है, ये सब का जो आटा है, उनको मिक्स करके मीसी रोटी या फिर थेपला बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आपका सीरियल्स का जो न्यूट्रिशन है, पल्सेस का जो न्यूट्रिशन है, सब इकट्ठे हम लोग उसको मिक्स करके कुछ पकाकर खा सकते हैं, तो वो उसका न्यूट्रिशन एक साथ मुझे मिल गया। अलग अलग आपको पल्स भी नहीं खाना पड़ा और सीरियल भी नहीं खाना पड़ा, सबको थोड़े थोड़े अमाउंट में मिला लो, मिलाकर एक फ्लावर बना लो, मतलब एक उसका पाउडर बना लो, और उस फ्लावर का फिर हम लोग रोटी पका लिए, थेपला बना लिए। थेपला मेनली गुजरात के साइड में वहाँ का एक डिश का नाम है थेपला। रोटी तो हम लोग जानते ही हैं क्या है। अच्छा, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सब क्या है, बनाना एक फ्रूट है, स्पिनच एक वेजिटेबल है, सत्तू जो ग्राम होता है ना, चना को भूनकर उसका पाउडर किया है तो उसको सत्तू कहते हैं, जो कि यूपी बिहार साइड में ज़्यादा वो पॉपुलर है। जैगरी मीन्स गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारे जो फूड के नाम थे ना, ये सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, इन सब में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स है और इन सब को हमें एक वीक में खाते रहना चाहिए। अब जैसे भी समझ में आए, मंडे को थोड़ा ये खा ले, ट्यूसडे को, ऐसे एक रूटीन में तो ये सब हमारा इंटेक होना चाहिए, ये सब खाने का। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि ये सब ऑल आर गुड न्यूट्रिशन फूड, है ना। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। अब होता है ना कि आप ब्रांडेड कुछ फूड होता है, पैकेज फूड आता है कि आप बहुत अच्छा ये न्यूट्रिशियस वैल्यू इसका बहुत अच्छा, आप इसको खाओ, तो वो तो हो गया एक्सपेंसिव हो जाता है ना, पैसा लगाकर उसको ज़्यादा सब तो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप अगर थोड़ा सा समझदार हो या फिर आपके घर में थोड़ा सा कॉन्शियस है लोग इस बारे में, तो ये सब जो अभी बताया गया था ना, पल्सेस, ग्राउंड नट्स या फिर मीसी रोटी बनाकर खाना, जैगरी, सत्तू, ये सब अगर हम लोग हर रोज़ एक वीक में एक रूटीन बना लें कि इसको खाना है, तो आप देखोगे कि आपका बैलेंस डाइट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रहा है। आपको कोई अलग से एक्सपेंस नहीं करना है, एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स को ख़रीदना नहीं पड़ रहा, खाना भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। राइट काइंड ऑफ खाना ही सिर्फ इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड इन राइट वे, है ना। जो हम लोग खाना खाते हैं बस खा लेने से नहीं, मान लो कि अभी मैंने क्या बताया कि जैसे कि स्पिनच खाना बहुत अच्छा होता है ना, स्पिनच में बहुत अच्छा आयरन होता है, लीफी वेजिटेबल से, और भी उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो डाइटरी फाइबर ना वो रफेज देता है। अच्छा, मैं बताती हूँ अभी उसके बारे में। अभी क्या लिखा है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब जो राइट काइंड ऑफ फूड है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे अभी क्या बताया, स्पिनच खाना बहुत अच्छा होता है, पर उसको कैसे खाना पड़ेगा, उसको सही प्रॉपरली जो तरीका है उससे कुक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसकी न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाएंगे, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो हर खाने का जो फूड प्रोडक्ट है उसको कुक करके खाते हैं हम लोग ना, पर कुक का भी एक सही प्रोसीजर होता है, सही तरीका होता है। क्या होता है, आर यू एवर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। आपको ये पता है, आपको ये जानना चाहिए कि हमारे जो कुकिंग के दौरान, वाइल कुकिंग, कुछ क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कुक कर लिए तो वो बहुत अच्छा हो गया और आप डाइजेस्ट भी कर लिए, कितना कुक करना पड़ता है, कैसे कुक करना पड़ता है, ये भी जानना है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर सब्जी को, फ्रूट्स को हम लोग कट करने के बाद या फिर उसको छीलने के बाद उसको धोते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर हम लोग कोई सब्जी या फ्रूट्स को पहले कट कर लिए या फिर छील लिए, फिर उसको वाटर में वॉश कर रहे, तो उससे क्या होता है ना, उसका कुछ विटामिन्स उस वाटर से निकल जाता है,
तो बेस्ट क्या होगा, अच्छा तरीका क्या होगा, पहले आप बढ़िया से वॉश कर लो, फिर उसको वाइप आउट कर लो, उसको पोंछ लो, फिर आप खाओ, कट करके खाओ, जैसे भी खाओ, है ना। तो कट करने के बाद नहीं धोना चाहिए फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को। अच्छा, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत सारे फ्रूट्स के ना जो पिल होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनमें बहुत ही विटामिन और मिनरल्स होता है। तो अगर हम पिल अप कर दिए तो क्या हुआ, वो भी फेंक दिया हम लोग, तो फिर वो हमारे बॉडी में नहीं मिला। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में, रिपीटेड वॉशिंग मतलब बार बार धोना। अगर हम लोग राइस और जो ग्रेन्स जो भी होता है ना, पल्सेस दाल वगैरह जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, धोकर ही कुक करते हैं। बट रिपीटेड वॉशिंग नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं धोना चाहिए। अगर बार बार धोते हो, धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए रहते हैं, बाहर से आया रहता है, डस्ट रहता है। आप उसको वॉश कर लो, पर ज़्यादा नहीं करने से, ज़्यादा वॉश करेंगे तो उसमें से जो विटामिन एंड मिनरल्स है तो वो क्या होता है, वो भी लॉस्ट हो जाते, निकल जाते हैं उनसे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको घर में डिस्कस करना, अपने जो कुक जो करती है मम्मी या फिर जो मेड जो भी करते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं रहता है। आप पढ़ रहे हो तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इसको नेक्स्ट जो भी है आप जिसको बता पाते हो तो बता दो, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ये तो सभी को पता है, हम लोग हर चीज़ कच्चा नहीं खा सकते ना, रॉ नहीं खा सकते, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा। कुक करना तो टेस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, कुक करने से उसका टेस्ट इम्प्रूव होता है और डाइजेशन अच्छा होता है, बट साथ में साथ उसका सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो होता है लॉस हो जाता है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and it's then thrown away. कुकिंग के दौरान कभी कभी क्या आता है ना, बहुत पानी डाल देते हैं लोग और कुक करते रहते हैं। अब एक्सेस वाटर में क्या होगा ना, उसका न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ निकल गया और वो बर्बाद हो गया। तो राइट अमाउंट ऑफ कुकिंग का इसलिए बताया जा रहा है कि कुकिंग का सही तरीका होता है, प्रॉपर वे में कुक करके खाना खाने से खाने का टेस्ट भी बना रहेगा, साथ में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या बताया गया है, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अच्छा, विटामिन सी हम लोग, मैंने बताया था ना, विटामिन सी किस में पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं साइट्रस फ्रूट में, जो खट्टा फल होता है, जो सावर होता है टेस्ट में, उसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का जो भी है फ्रूट से या फिर वेजिटेबल से, वो विटामिन सी का एक प्रॉपर्टी है क्या, कि ये याद रखना, विटामिन सी का एक प्रॉपर्टी है कि वो उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं ना थोड़ा सा भी, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। पकाते वक्त अगर उसको हम लोग कुक कर देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए विटामिन सी जिस भी फ्रूट और वेजिटेबल्स में है उसको कुक या फिर उसको हीट नहीं करना चाहिए, रॉ फॉर्म में खाना ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो आप लेमन वाटर लेते हो ना, तो आप हमेशा कोल्ड वाटर में या फिर लिक वार्म वाटर में लेमन लो। हॉट वाटर में अगर लेमन को स्क्वीज़ करोगे तो खट्टा तो लगेगा, बट विटामिन सी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उस वक्त। तो ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अच्छा, what would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? अच्छा, बोला है कि क्या ये कुछ would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? कुछ रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के हमारे डाइट में इंक्लूड करना सही नहीं रहता है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब अच्छा यहाँ पर एक दिया हुआ है, मैं वो देखती हूँ। ये है कि क्या बोला है, पहेली वॉन्डर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे ऑल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। अच्छा, एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स, एनिमल फूड में भी क्या ये सब कंपोनेंट्स रहते हैं, एंड डू दे ऑल्सो नीड, उनको भी क्या बैलेंस डाइट का ज़रूरत पड़ता है, पहले ये सोच रही है। अच्छा, बताती हूँ आपको। अभी ये हुआ, ये हो गया विटामिन से की। अच्छा, बूझो क्या कर रहा है, बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट।
गुजो का ऐसा लगता है कि और फैट खाना सबसे अच्छा है, उसके लिए बहुत सही खाना है। ऐसा उसको क्यों लगता है? क्योंकि ऑल द टाइम कटोरी, अच्छा ऑल द टाइम, अच्छा अ कटोरी मतलब एक बोल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसको ऐसा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों तो एनर्जी गिविंग फूड है, तो क्यों ना बोल ऑफ फैट रिच फूड ही खाया जाए रदर देन अ बोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ऐसा उसको लगता है कि ये सही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। वो क्या करता है, जो फूड में फैट ज़्यादा है वो उसको ज़्यादा खाता है, उसी को खाता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वो खाता नहीं है। जैसे कि क्या है, फ्राइड फूड खाता है वो, जिसमें क्या होता है फैट का कंटेंट ज़्यादा है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। अब ये सब तो टेस्टी फूड है ही, सभी के मुंह में पानी आते होंगे, पर ये खाना कितना अच्छा है। अब यूज़र को तो यही सब अच्छा लगता है। अब ये खाने से उसका रिजल्ट क्या हुआ? डू यू थिंक ही वॉज राइट? आपको क्या लगता है, ये सही है कि वो सोचा ऐसा कि मेरे लिए तो फैट खाओ या फिर कार्बोहाइड्रेट खाओ, एक ही बात है, तो क्यों ना वो फैट रिच फूड खा रहा है, जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई और ये सब? नहीं, नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। फैट रिच फूड जो बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको खाना सही नहीं रहता है, एंड मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशंस कॉल्ड ओबिसिटी। अच्छा, ये खाने से क्या होता है, अगर हम लोग ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो उससे हमें ओबिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाट इज़ ओबिसिटी? इसको कहते हैं हिंदी में मोटापा। मतलब आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, बॉडी का अनवांटेड फैट कहीं बॉडी में जमने लगता है और बॉडी का वेट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। उस प्रॉब्लम को कहते हैं ओबिसिटी। ओबिसिटी। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है लैकेज, कमी। जैसे मैंने बताया था ना कि वो विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी लैकेज मतलब इनकी डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में क्या होता है, डिजीजेस होता है, बीमारी होता है। क्या क्या बीमारी होता है? अच्छा, अब लिखा है अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. एक इंसान एक खाना खाता है और उसको पता नहीं है उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है और वो उसको रेगुलर खाते रहता है, पर अगर उसके खाने में सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसका मतलब उसका डेफिशिएंसी होगा, उस न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी होगा। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases और disorders। तो डिजीजेस क्यों होता है हमारे बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस? डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ, यहाँ से इसका आंसर यहीं पर है कि व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। एक दिन में नहीं होता है कोई भी डिजीज़। अगर ये डिजीज़ आपको, ये जो लैकेज है ना विथ न्यूट्रिएंट्स का, ये बहुत दिनों तक चलते रहा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ प्रॉब्लम बॉडी में दिखेगा, शरीर में कुछ तकलीफ़ होगा, कुछ बीमारी आ जाएगा। तब अगर हमारा टेस्ट वगैरह डॉक्टर करेंगे तो उनको पता चलेगा, अच्छा आपको तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, तभी आपका टीथ में ताकत नहीं है, टीथ में दर्द हो रहा है, या फिर आपका आईसाइट ख़राब हो गया है, आपको वो डिस्टेंस विज़न जो है वो गड़बड़ है, इसका मतलब आपका विटामिन ए का डेफिशिएंसी है। तो एक दिन में तो नहीं हुआ, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका वो विटामिन ए का इंटेक कम था, जिसके वजह से आपको ये डेफिशिएंसी हुआ है। समझे? तो हम लोगों ने क्या समझा, डेफिशिएंसी डिजीज़ किसको कहते हैं और क्यों होता है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन
his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। अगर एक पर्सन को सही अमाउंट में क्या नहीं मिल रहा है, प्रोटीन। देखो प्रोटीन के बारे में बताया है कि प्रोटीन को अगर डेफिशिएंसी होता है, मैंने बताया था ना कि प्रोटीन को अगर हम लोग जब खाते हैं तो प्रोटीन अगर बॉडी में क्या फंक्शन उसका है, तो प्रोटीन लेने से अगर क्या बेनिफिट होता है, तो प्रोटीन अगर बॉडी में कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा। सेम वही है, उसको लेने से क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो नहीं रहेगा तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या बोला है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। उसका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का काम ही है ग्रोथ बनाना, है ना, सेल का डिवीजन करना, बॉडी को बिल्ड करना, तो वो कम हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, सूजन आएगा फेस में। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर में डिसकलरेशन होगा। स्किन डिजीजेज होगा एंड डायरिया होगा। ठीक है, ये सारे बीमारियों का नाम है जो कि प्रोटीन का डेफिशिएंसीज होता है। अच्छा, इफ़ अ डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का लैकेज है, मतलब कमी है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बात हमेशा याद रखना, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन आप थोड़ा कम खाओगे तो कोई बात नहीं, अगर लॉन्ग पीरियड, वीक बाई वीक, आप मंथ बाई मंथ, आप क्या होता है ना कि आपको पता नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इंटेक आप कब कम करो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, फिर ऐसे बहुत सारी लेडी और वुमेन मैन भी है जो ना राइस नहीं पसंद करते, खाते ही नहीं है, पोटैटोस खाते ही नहीं है, रोटी नहीं पसंद है, एक रोटी खा लिए तो क्या होता है, धीरे धीरे उनका प्रोटीन, उनका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम हो जाता है। उनको लगता है तो मैं तो ठीक हूँ, कार्बोहाइड्रेट कितना खाऊं, पर एक सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी तो चाहिए होता है ना। किसी को दाल बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो दाल में तो काफ़ी अमाउंट ऑफ क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, तो वो हर रोज़ नहीं खाते, कभी नहीं, पसंद तो खाते ही नहीं है, पसंद नहीं है तो नहीं खाना है। तो कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा कि उनको, उनके शरीर में, उनके बॉडी में कि प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी हो गया। एक दिन में नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये इससे होता है। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ़ अ डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में बी स्टॉप कम्प्लीटली, जो ग्रोथ है ना उसका बॉडी का, वो कम्प्लीटली रुक सकता है ना, may stop। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move। सोचो, अगर उसका बॉडी का ग्रोथ ही रुक जाएगा और बहुत दुबला पतला, लीन एंड थीन हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उसको चलना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, वो चल भी नहीं पाएगा ठीक से। ठीक है, तो ये सारा पहले बताया, प्रोटीन का इंटेक अगर कम हो, डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक चार्ट है, सारा बताया हुआ है कि कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, क्या किसका डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या बीमारी हो सकती है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders। some of these are mentioned in table 1.3। मैंने बताया था ना वो टेबल में सारा कुछ, वो उसी को लर्न करना है, टेबल को मेनली। अच्छा, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। देखो, बैलेंस डाइट का मतलब ही होता है कि जिसमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, तो ना कार्बोहाइड्रेट का जो ज़रूरत है जितना उतना मिलेगा, प्रोटीन भी उतना ही उसमें है। तो बैलेंस डाइट लेने से हमारे क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स का जो भी क्वांटिटीज़ है, जो भी नीड है, वो फुलफ़िल हो जाता है। तो वो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है अगर हम डिजीज़ से बचना चाहते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन distribution। This distribution we find ensured that our meals have a balance of different nutrients needed by the body। अभी क्या होता है ना कि हमारे कंट्री में ना पूरा हर एक जगह अलग अलग टाइप का क्या होता है, फूड को ग्रो किया जाता है, और उसको क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लो कि यहाँ का खाना उधर जाता है, वहाँ का फूड इधर आता है, तो इससे क्या होता है, हम सब तरह के फूड्स को लेने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, टेबल 1.3 में क्या बोला गया है, देखो, सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स है
जो कि विटामिन और मिनरल्स का डेफिशिएंसी से होता है, उसका एक चार्ट दिया हुआ है। जैसे विटामिन ए, इससे क्या होता है, मैंने बोला था ना, विटामिन ए इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आइज़। तो अगर एक विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ विज़न होगा, है ना। हमारे आँखों का जो विज़न मतलब देखने का जो ताकत होता है वो उसमें कमी आएगा। अच्छा, सिम्टम्स क्या है, मतलब उस बीमारी का क्या सिम्टम्स है, क्या उसमें दिखेगा आपको। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या क्या होता है, पुअर विज़न, मतलब आपका जो विज़न है कमज़ोर हो जाएगा, या दूर का आई साइट है आपको, मान लो क्लासरूम में बैठे हो, आपको जो मैं ब्लैक बोर्ड में जो आपको टीचर्स लिख रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है, उसको कहते हैं विज़न। वो एक तो डिस्टेंस विज़न होता है, एक क्लोज का विज़न होता है। क्लोज का विज़न मीन्स आप जो बुक पढ़ते हो, लिखते हो, क्लोज में रहता है ना, आइज़ के क्लोज में, वो एक दो तरह का विज़न होता है, उसमें प्रॉब्लम आएगा, पुअर हो जाएगा, वो आपको बहुत हल्का दिखेगा, फेंट दिखेगा। तो क्या होता है, विटामिन ए का डेफिशिएंसी से होता है। और अच्छा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में भी कम कम दिखेगा, मतलब रात को। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी क्या होता है कि आँखों की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी1, अच्छा विटामिन तो बहुत तरह का होता है ना, यहाँ पर विटामिन एंड मिनरल्स का ही डेफिशिएंसी ये डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। विटामिन बी1 से एक डिजीज़ होता है, उसका नाम है बेरीबेरी। इसका क्या सिम्टम्स है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वॉक। आपका मसल्स से कमज़ोर हो जाएंगे, और मसल्स में ही ताकत रहता है जिससे हम लोग काम कर पाते हैं। तो आपका मसल्स में ही अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ही एनर्जी लॉस लगेगा, आपको कमज़ोरी फील होगा। ठीक है, ये हो गया विटामिन बी1। अब फिर है विटामिन सी। विटामिन सी से होता है स्कारवी। स्कारवी एक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है जो टीथ से जुड़ा हुआ है। स्कारवी विटामिन सी का डेफिशिएंसी से होता है। क्या होता है, आपका टीथ का जो गम है वहाँ से ब्लीडिंग होता है, मतलब वहाँ से खून आने लगता है, और वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और वो जो वुंड बन जाता है ना, जो इंजरी, जो घाव बनता है, बहुत टाइम लगता है उसको हील होने में। किसके कमी से, विटामिन सी का डेफिशिएंसी से। विटामिन डी, ये रिकेट, ये एक बीमारी का नाम है, डिजीज़ का नाम है। रिकेट क्या है, ये बीमारी रिलेटेड टू बोन्स। क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। सोच लो, बोन जो होता है ना, हड्डी, हमारे हाथ का, पैर का, सारा सब बहुत सारे बोन्स रहते हैं हमारे बॉडी में, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड सॉफ्ट बोन थोड़ा बेंड भी हो सकता है, कहते हैं ना, कोई लकड़ी, कोई स्टिक है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो उसको आप बेंड नहीं कर पाओगे, अगर वो थोड़ा सॉफ्ट है तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। सेम वे हमारे बोन अगर सही से उसमें स्ट्रेंथ नहीं मिला ना तो थोड़ा बोन हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या होता है, थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा झुके हुए रहते हैं, क्योंकि उनमें उनके बोन्स में स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। अच्छा, वो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से। कैल्शियम, कैल्शियम भी रिलेटेड है बोन एंड टूथ डिके का प्रॉब्लम से। तो कैल्शियम का जो अगर डेफिशिएंसी होगा, बोन एंड टूथ डिके होगा। डिके मतलब वो उसका घिस जाना, धीरे धीरे वो घिस जाता है। टूथ जो होता है ना, सबके टूथ कितने 32, इतने सारे जो दांत रहते हैं 32, वो क्या होता है ना कि वो घिस जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर टीथ होता है, पता नहीं उसका शेप कैसे ख़राब हो गया, वो डिके होने लगता है, वो घिसने लगता है, क्योंकि वो कमज़ोर है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर उसका साइज ख़राब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, दर्द होता है। तो इसी तरह बोन में भी होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम का डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होता है, बोन एंड टूथ डिके। ये सब आपको चार्ट को अच्छी तरह से याद करना है, लर्न करना है। इसको आप अपने टीचर या फिर अपने जो पेरेंट्स है, या फिर एल्डर भाई या फिर सिस्टर जो भी है, उनसे आप ये बोलो कि आप चार्ट मेरे से पूछो, आप लर्न कर करके उससे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना ये लर्न हुआ है। ऐसे तो लगेगा कि वो लर्न हो गया, लेकिन जब तक कोई पूछेगा नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कैल्शियम का डिफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होता है, बोन एंड टूथ डिके। इसका सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, टूथ डिके, तो सिम्टम्स वही है, दांत का घिस जाना, छोटा हो जाना। अच्छा, आयोडीन भी एक क्या है, आयोडीन अब विटामिन नहीं है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम विटामिन नहीं है, ये मिनरल में आता है ना। कैल्शियम, आयोडीन, ये सारा मिनरल्स में आते हैं। तो अभी तो हम लोग इस चार्ट में तो लिखा ही हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन डी तक हो गया, विटामिन एंड कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे मिनरल्स में आता है। तो आयोडीन क्या है, तो गॉइटर एक ऐसा, ये एक डिजीज़ का नाम है गॉइटर।
ये ना गले के पास होता है, ये थायराइड ग्लैंड में होता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलिंग, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अच्छा, जो गॉइटर है ये होता है कि जो ग्लैंड होता है नेक के पास, थायराइड ग्लैंड वगैरह रहता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी भी होता है चिल्ड्रन में, खासकर ये बच्चों में होता है। तो आयोडीन का इंटेक भी बहुत ज़रूरी होता है। आयरन, आयरन मैंने बताया था। आयरन क्या है, आयरन के अगर डेफिशिएंसी होता है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब वो ब्लड में ना, हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल होते हैं, उसमें एक सेल होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। वो सेल मेनली उसमें आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप आयरन सही अमाउंट में लेते हो तो आपको आरबीसी का जो काउंट है बहुत सही रहेगा। और अगर वो आरबीसी घट गया ना ब्लड में, वो जो उसका सेल है, तो एक पार्ट है ब्लड में, और भी बहुत सारे सेल रहते हैं, उसमें एक मैंने नाम बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऐसे ऐसे रहते हैं। तो आरबीसी अगर घट जाता है ना, वो मेनली आयरन के डेफिशिएंसी से ही होता है, उसको कहते हैं एनीमिया। उस बीमारी का नाम है एनीमिया। और उसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट, मैंने सारा समझा दिया। अब ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने को है। यहाँ पर एक छोटी सी बात बताया हुआ है, फोर्टिफाइड फूड क्या है। ये जो लोगो देख रहे हैं ना प्लस एफ जैसा, ये क्या है, ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा लोगो स्टैम्प किया हुआ रहता है। पर ये इससे क्या पता चलेगा आप में, हम लोग इस लोगों को देखकर ही कुछ बता सकते हैं, पर उसके लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक बॉडी होता है, एक मान लो एक इंस्टीट्यूट है या फिर एक ऐसा कोई बॉडी है जिसको कहते हैं FSSAI। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का हेल्थ वेलफेयर की तरफ से एक बॉडी को बनाया जाता है, जो जिसका काम होता है फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको वो लोग इंश्योर करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। उसको बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। देन उसके ऊपर ये जो लोगो है ना प्लस एफ जैसा, उसको वो लोग स्टैम्प करते हैं, उसके ऊपर वो प्रिंट करते हैं। तो जिस फूड आइटम के ऊपर अगर ये लोगो आपको दिखेगा तो आप समझ लो कि वो फोर्टिफाइड फूड है। मतलब फोर्टिफाइड फूड मतलब जिस खाने में मान लो कि राइस है, तो जो स्टेपल फूड है ना, स्टेपल फूड मतलब जो राइस जो ग्रेन जो भी फूड है जो हम लोग थ्रू आउट द ईयर खाते हैं, तो उसका क्या होता है ना, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, अगर कम है तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। दिस काइंड ऑफ फूड्स आर कॉल्ड फोर्टिफाइड फूड। और ये FSSAI जो ये अथॉरिटी है, ये उसको प्रूफ करती है कि आप ये जो लोगो दिया हुआ जो फूड आइटम है आप इसका इंटेक कर सकते हो, इसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स आर पर स्टैंडर्ड बाय द FSSAI। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक अथॉरिटी है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। Fortification of food in the addition to key vitamins and minerals to staple food such as rice, wheat, oil, milk and salt to improve their nutritional content। जो स्टेपल फूड होता है ना, स्टेपल फूड जो फूड को हम लोग बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर हम लोग खा सकते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू अगर नहीं कम हो, इसके लिए ये कंपनी उसको अप्रूव करती है कि हाँ उसमें कुछ क्या होता है ना कि अलग से न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है ताकि वो थ्रू आउट द ईयर उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं कमे और सही रहे। तो जो कंपनी है, जो अथॉरिटी है FSSAI, ये अप्रूव करती है कि हाँ आपका इस फूड प्रोडक्ट में या फिर इस फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स, वो सफिशेंट अमाउंट में है, तभी वो उसके ऊपर ये लोगों को प्रिंट कर देते हैं। तो ये लोगो देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो फूड है ये सही है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब नहीं हुआ, ये ठीक है अभी तक। ओके, मैंने समझा दिया फोर्टिफाइड फूड का क्या होता है वो। अब ये लोगो देखकर आप ऐसे भी बता सकते हो अपने पेरेंट्स को, मामा को, कि ये सही है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू सही रहेगा। अच्छा, अब है कीवर्ड्स क्या है, बैलेंस डाइट, वेरी वेरी। अब सबका डेफिनेशन हो सकता है ना, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ वेरी वेरी।
वाई डू वेरी वेरी ऑकर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कारबी, स्टार्च, विटामिन्स। अब देखो, आप जब चैप्टर को अभी पढ़े हो मेरे साथ साथ, तो आप ये सब वर्ड आपके दिमाग में ज़रूर स्ट्राइक कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आंसर आपके मन में ज़रूर से आते होंगे, क्योंकि मैंने अगर आपको अच्छे से पढ़ाया है तो आपको ज़रूर से इसमें जितने भी जो कीवर्ड्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका आंसर आप थोड़े बहुत अभी का अभी बता पाओगे। क्लासेस वही होते हैं ना, जब आप बहुत मन से सुनोगे ना, तो टीचर्स का भी ये ड्यूटी होता है कि बच्चों को उस क्लास के दौरान वो जो टाइम, मैं क्या होता है ना, बड़ा आराम से पढ़ाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उसी टाइम वो सारा उनका प्रिपरेशन वही हो जाए। फिर से घर में जाकर फिर से टाइम उस पर देना, उससे अच्छा है आप टीचर्स के सामने जब पढ़ते हो तो इतना आप अटेंशन से पढ़ो कि आपका सारा पढ़ाई उसी वक्त हो जाए। और उस दौरान आपके टीचर्स अगर आपसे कुछ पूछते हैं, कुछ आपसे क्वेश्चंस का आंसर लिखने को बोलते हैं, तो अगर आप गौर से अगर पढ़े रहोगे ना तो आप उसी वक्त उसका आंसर दे पाओगे। अदरवाइज़ टाइम वेस्ट होता है ना, फिर आप किसी तरह ट्यूशन में पढ़े, फिर घर में पढ़े, फिर जैसे मेरा वीडियोज़ आपने देख रहे हैं तो सुन रहे हैं तो बहुत मन से सुनिए, बहुत ध्यान से उसको समझिए, फिर आपको दोबारा 2 बार पढ़ने के बाद ये कम्प्लीटली आपके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा चैप्टर। तो पढ़ाई में जो भी आप टाइम दे रहे हो ना, वो बहुत ही मतलब अटेंटिवली उसको आप दो, ऐसा नहीं वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी सारा कीवर्ड था, इन सब के बारे में आप जानते होंगे और अभी भी इसका आंसर आप बता पाओगे। आपको कुछ अगर क्वेरीज होंगे, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, समरी में क्या दिया हुआ है? समरी क्या होता है? समरी मतलब जो हम लोग पूरा चैप्टर में थॉरोली पढ़े उसका स्मॉल वर्जन। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर क्या है? अच्छा, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डायटरी फाइबर एंड वाटर। मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आपको। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या देता है? अभी हम लोग बोलते हैं ना उसको एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड इट ऑल्सो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, क्या है विटामिन का क्या काम है? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, है ना। 1 2 3 देखो, पूरा चैप्टर का सिर्फ 5 समरी यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। Balanced diet provides all the nutrients that our body need in the right quantities along with adequate amount of roughage and water। बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders। ये भी हमें पता है, हमारे फूड में कोई न्यूट्रिएंट्स का बहुत दिन से अगर उसका लैकेजेस रहता है तो उससे क्या होता है? डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होता है, जिसका एक चार्ट हम लोगों ने अभी पढ़ के रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का क्या है? आई थिंक ये चैप्टर क्लोजिंग है, ठीक है। और वो जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और भी सारा क्वेश्चंस है, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। अभी तक आप उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।